अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इलेक्शन के केस में जो नज़रसानी की अपील अब दायर की हुई इलेक्शन कमीशन ने, उसकी समाअत हुई। आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील सलील सवाती हैं, उनका जो फोकस था वो ये था कि रिव्यू में भी अदालत का दायरा कार जो स्कोप है वो महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं पहली दफ़ा पिछले 16-17 साल में इस एंगल पर आर्गू कर रहा हूं कि अदालत का स्कोप वसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सिविल प्रोसीडिंग है और सिविल प्रोसीडिंग में क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरह दायरा कार महदूद नहीं हो सकता, स्कोप लिमिटेड नहीं हो सकता, बल्कि स्कोप ब्रॉडर होगा। और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट्स का सहारा लिया। जबकि जो मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब हैं, उन्होंने आज की समाअत के कंक्लूड होते हुए उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि सलील सवाती साहब, आपके दलाइल बहुत दिलचस्प हैं और हमें खुशी है कि पहली दफ़ा पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भी इस समाअत को संजीदा लिया है, वरना इससे पेशतर वो सिर्फ 3-4-5-3 इस नंबर गेम में पड़े हुए थे, या फुल कोर्ट मांग रहे थे, या बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे। लेकिन अब वो भी इस पर बात कर रहे हैं और हमें खुशी है कि आपने जो नए पॉइंट्स उठाए हैं। लेकिन हमारा आपसे एक सवाल होगा कि पहली स्टेज पर आपने ये निकात क्यों ना उठाए? क्या आप कुछ और आपके इल्म में था जिस वजह से आप इन दलाइल की तरफ नहीं आना चाहते, आप किसी और चीज़ पर इन्हिसार कर रहे थे? यानी कि उन्होंने कहा कि कोई वो ये कहना चाह रहे थे इनडायरेक्टली कि आप किसी के साथ मिले हुए थे, या आपके पास कोई ऐसी मालूमात थी कि आपको लगता था कि ये दलाइल किए बगैर भी हम ये केस जीत सकते हैं। तो ये अब आज आर्गूमेंट हुए और इसके बाद कल तक के लिए समाअत मौखर हुई है। कल 12:15 बजे तक के लिए यही 3 रुकनी बेंच मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल ये बेंच समाअत करेगा। ये बड़ा लोहा बेंच है, गार्डर बेंच है, ना टूटेगा, ना इसमें कोई तब्दीली होगी, ना इससे कोई डिसेंटिंग नोट आएगा, ये हम सबको क्लियर है। तो मैं ज़रा हसन अयूब से पूछना चाहूँगा, हसन आपके आज के क्या थे, जो आपका जो जिस आज के जो आर्गूमेंट्स का आपको क्या लगा, क्या सबसे अहम और किस तरफ समाअत बढ़ती नज़र आई आपको? देखिए, समाअत इस तरह बढ़ रही है। देखिए, अगर एक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब 184(3) में जब किसी चीज़ मैटर को टेकअप कर ले और उस पर डिसीजन दे दे, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो अपील का राइट नहीं है। तो अब जब अपील नहीं है, यानी ये तो खुद ही ऐसा फोरम है, इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जिसके ऊपर जो अपील हो सके, तो फिर जो मामला है वो रिव्यू में जाता है नज़रसानी के ऊपर। तो नज़रसानी के लिए ही जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के सलील सवाती, उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियार है रिव्यू के अंदर, वहाँ पर उसमें ना सिर्फ जो है वो नई ग्राउंड्स दी जा सकती हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो इख्तियार है वो वसी है, वो लिमिटेड नहीं है कि जो मेन केस में जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, जो पॉइंट्स उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट उनके बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। और उन्होंने 188 के हवाले से उन्होंने एलैबोरेट किया, फिर 187 का जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है उसकी बात की, और फिर 184(3) को मिलाकर जो है वो इख्तियार है, जो कि बात हकीकत है कि वो लामहदूद इख्तियार हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का 184 रेड विद 187। तो ये जो इख्तियारात है इस हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन थोड़े से कोई क्रिस्प उनके जो है ना वो आर्गूमेंट्स नहीं थे। वो थोड़ा सा ज़रा शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो खासा लोगों को बोर किया, वकला भी उठ के बाहर चले गए, कुछ हो रहा था, को आपस में लोगों ने गुफ्तगू शुरू कर दी। इवन के मौजूद जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल साहब ने एंड पे अपने रिमार्क्स में कहा भी कि आप ज़रा अपने आर्गूमेंट्स को सही तरह से फार्मूलेट कर लें, वरना तो हम पंबीरी की तरह इधर उधर मतलब घूमते रहेंगे जजेस। बेसिकली डी ट्रैक कर जाते हैं ना। सलील सवाती साहब में प्रॉब्लम ये है कि वो फोकस नहीं जाते, यानी ए बी सी डी ई इस तरह नहीं जाते, वो उनकी कोहेरेंस नहीं होती आर्गूमेंट्स में। वो एक बात कहाँ से पकड़े हैं, दूसरी बात कहाँ से पकड़े हैं, लेकिन जो सेंट्रल आइडिया है उनके आर्गूमेंट्स का, वो मैं उससे तो कम से कम जो है इत्तेफाक करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और है असद, आप ये देखें कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी देखें कि 14 मई तो गुजर चुका है और पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए। अब एक किस्म की फेस सेविंग का मौका तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है कि हमने अपने ऑर्डर को रिव्यू कर दिया और फिर वो आगे जो कंटेम्प्ट है या दीगर चीज़ें हैं उससे जो है वो बच सकती है, अगर बचना चाहे और मज़ीद जो है वो तनाज़ात में जाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो आज भी यही है कि वो 4-3 का फ़ैसला है
3-2 का फैसला नहीं है। जब 4-3 का फैसला है तो वो अगर वो कंटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं तो फिर कंटेम्प्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो पार्लियामेंट ने बड़ा वाज़ेह कर चुकी है कि एक तो उन्होंने 2 रेजोल्यूशन पास की हुई हैं, दूसरा जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी है वो भी फिर इन जजेस को समन कर सकती है और वो करेगी, फिर डेफिनेटली करेगी अगर उनको कंटेम्प्ट का नोटिस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो वो तैयारी वहाँ पर भी मुकम्मल है। तो अगर यहाँ पर ये रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है तो एक किस्म की विन विन सिचुएशन है तमाम लोगों के लिए। और अभी इस वक्त तो अगर सच पूछें तो इमरान खान साहब भी, उनकी पार्टी जिस जो है वो पस्ती का शिकार हो चुकी है 9 मई के बाद, उसके बाद तो इमरान खान साहब को भी फिल फोर तो इंतखाबात सूट उनको भी नहीं करते। अच्छा हसन, बिल्कुल मैं इमरान खान वाले पॉइंट पर बैन चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ जो आज शजील सवाती ने एंड में कही भी, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदाल साहब से उन्होंने दरख्वास्त की कि आप अगर अपना डिटेल जजमेंट अब इशू कर दें ताकि उसमें हमें मज़ीद ग्राउंड्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किन ग्राउंड्स पर आर्गू करना है और किन ग्राउंड्स पर आर्गू करना ही नहीं है। और ये देखिए, ये बड़ा गैर मामूली है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है, एक ऑर्डर देती है, उसकी डिटेल जजमेंट दबा के बैठ जाते हैं माजरत के साथ, और फिर वेट करते हैं। ऐसा बज़ाहिर लगता है कि वकला रिव्यू में अपने दलाइल दे लें और फिर वो रिव्यू में जो चीज़ें सामने लाएं उनको ये फिर अपनी डिटेल जजमेंट में भी डिफेंड कर लें। यानी कि ये अपने फैसले के डिटेल जजमेंट नहीं दे रहे। तो ये एक अजीबो गरीब रवायत पड़ गई है कि आप ऑर्डर्स के खिलाफ, आप शॉर्ट जजमेंट्स के खिलाफ रिव्यू ले रहे हैं, आप डिटेल जजमेंट्स के खिलाफ नहीं ले रहे हैं। हालांकि डिटेल जजमेंट के खिलाफ रिव्यू आना चाहिए, उस पर आर्गू होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हसन, अब आप ये वैसे वतीरा है ये, यानी आप देख लें कि एक जो है वो सिलसिला काफ़ी अर्से से चल रहा है। जस्टिस गाजी फाइज ईसा वाले भी केस का जो फैसला आ गया था, फिर डिटेल जजमेंट उसकी कितनी लेट आई थी। इसी तरह हर एक जो है ना वो ऑर्डर जो है शॉर्ट ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद उसकी जो डिटेल रीजनिंग देनी होती है, जो उसके हवाले से उन्होंने बेसिकली बताना होता है जी कि क्या रीजनिंग क्या है, वो रीजनिंग देने में इतनी ताख़ीर करती है सुप्रीम कोर्ट के बच्चा जो है वो जवान हो जाता है और जवान जो है वो बूढ़ा हो जाता है। तो ये मुनासिब नहीं है। आपने अगर ऑर्डर कर दिया, शॉर्ट ऑर्डर कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 दिन में आप दे दें, 15 दिन में दे दें। और 15 दिन बड़ा टाइम होता है आप डिटेल रीजंस देने के लिए, क्योंकि आपने केस तो सारा सुना होता है, पॉइंट्स नोट किए हुए होते हैं, और फिर जो आपने जो है टाइपिंग ही करवानी है उसकी वो क्या करनी है। हसन, कोर्ट की तो बात होगी, ये बताइए कि इसी कोर्ट के अंदर एक कमीशन बन गया है, वो 3 रुकनी कमीशन है जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में, वो ऑडियो लीक्स की भी तहकीकात करेगा। अब उसने कहा है कि जिस की ऑडियो है वो उसको बुलाएंगे और उससे पूछेंगे उसकी ऑडियो से मुतल्लिक सब कुछ। अब उसमें एक ऑडियो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की भी है जी। उनका मुख्तलिफ ऑडियोज़ में नाम है जहाँ पर उनसे बेंच फिक्सिंग की डील की बात की जा रही है, और फिर एक ऑडियो बराह रास्त वो चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो PTI के प्रेसिडेंट हैं। तो क्या उनको भी नोटिस होगा या वो आर्टिकल 209 को एंजॉय करते हुए उनको कोई नहीं बुलाएगा? देखिए, कल तक की खबर तो ये थी कि आर्टिकल 209 के तहत जो है वो जो जज है आला अदलिया सुपीरियर जुडिशरी के, उसको जो है वो समन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतल्लिक कोई रिकमेंडेशन आती हैं और उनको सुना ना जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो बेसिकली उनको सुनना होगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहें ना चाहें, या उनके साथ जो बेंच के या जो कमीशन के 2 अरकान हैं वो चाहें ना चाहें, उनको अगर साफ़ शफाफ अपनी सिफारिशात मुरतब करनी है तो उनको जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बुलाना होगा, उनको समन भेजने होंगे, उनको नोटिस करना होगा, पहले नोटिस करना होगा। और अगर वो नहीं आते तो फिर उसी तरीके से जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के घर के बाहर जो नोटिस जो है ना वो चस्पा किए गए थे ना, उस तरीके से उनके घर भी नोटिस जो है ना वो चस्पा करना पड़ेगा। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के जजेस कॉलोनी में घर के बाहर नोटिस चस्पा करना पड़ेगा ना, अगर वो नहीं आते तो, अगर वो पहले जो नोटिस है उसके ऊपर नहीं आते तो ठीक। तो ये तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उनकी ऑडियो भी है, तो अब तो वो 209 में आते भी नहीं हैं, तो उनको भी बुलाना पड़ेगा। उनके जो एक बड़े फर्जंद हैं, बड़े काबिल हैं, वो एक 20 में जो है उन्होंने टिकट जो है वो लेकर इतने काबिल हैं कि सीधी शॉट ही 1 करोड़ 20 की कम से कम मारते हैं। रुपए में उन्होंने टिकट दिलवा दिया पंजाब असेंबली का, और उन्होंने कहा बाबा ने बड़ी मेहनत की है। तो वो अगला बंदा भी कह रहा था जी बिल्कुल बाबा की मेहनत है, तो बाबा को इस मरतबा भी उन्होंने मेहनत की है ना उस ऑडियो में, तो अब बाबा को भी जो है वो नोटिस होगा, तो बाबा को भी आना पड़ जाएगा। ठीक है, अब बाबा भी आएंगे। अच्छा, फिर एक और हमारी एक बड़ी ऑनरेबल जो है वो बुज़ुर्ग खातून हैं, वो उनका नाम है बेगम माज बिन नून।
मोहतरम जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की सास है, उनकी खुशदामन है जी। तो वो जज की फैमिली तो ज़रूर हैं, लेकिन वो सिटीज़न है पाकिस्तान की, तो उनको भी बुलाना पड़ेगा, तो उनको आना पड़ेगा ना। तो उनको भी जो है वो नोटिस भेजेंगे, कोरियर कर देंगे। आई बिलीव थर्सडे को ये जो है नोटिस ये जो है ये भेजे जा रहे हैं, कोरियर किए जा रहे हैं, बाय फ्राइडे उनको ये मौसूल हो जाएंगे। तो आइंदा आने वाला जुमा जो है उसको ये तमाम लोगों को, जितने भी शुरका हैं, इन तमाम को नोटिस जो हैं वो सर्व हो जाएंगे थ्रू कोरियर। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सैटरडे का लिए हेयरिंग है, मेरे ख्याल से उनको बुला लेंगे सैटरडे को। जो आएंगे, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो महाजबीन नून साहिबा हैं या वो जो राफ़े हैं उनकी दोस्त हैं जो कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहली हैं, तो उनके लिए कमीशन ने कहा कि हम लाहौर रजिस्ट्री भी जा सकते हैं। तो शायद वो सैटरडे वाली हेयरिंग में तो शायद वो ना हो, लेकिन नेक्स्ट हेयरिंग में उनको बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में। जहाँ तक बात आ गया जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का, अगर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा तो उस दिन मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि उस दिन ऑनरेबल जो कमीशन है जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में वो इजलास को इन कैमरा कर दे। हम लोगों को आपको बाहर निकाल दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें बाहर निकाल दें, लेकिन उनको कम से कम ज़रूर बुलाएं और उनका स्टेटमेंट ज़रूर रिकॉर्ड हो ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। देखें, वो कोई इंसाफ जो है वो फिर सब के लिए ना। अगर ऑडियो लीक आपकी या मेरी आती है या अब्दुल कयूम सिद्दीकी की आती है, उसको तो आप नोटिस करके बुलाएं, उसका स्टेटमेंट भी लें। और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का आए तो फिर जो है आप उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये जस्टिस काजी फाइसा को नोइंग हिज पर्सनैलिटी, वो उनकी ख्वाहिश हो ना हो, वो चाहें ना चाहें, लेकिन उनको जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को बुलाना पड़ेगा और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हसन, अब ज़रा आ जाएँ, आपने कहा इमरान खान साहब को भी इलेक्शन सूट नहीं करते, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो कहते थे कि मैं इलेक्शन सिर्फ मांग रहा हूँ, मेरा तो और कोई है ही नहीं। आप कह रहे हैं इलेक्शन उनको सूट नहीं करते, ऐसा क्या एकदम से बदला है कि अब इलेक्शन इमरान खान को भी सूट नहीं करते? यार, अब बात यह है कि उनके कारकुनान भागे में हैं। बहुत से लोग जो पंजाब में हैं वो कराची भाग गए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान भाग गए हैं, जो पंजाब वाले जो केपी वाले हैं वो पंजाब में कहीं घूम रहे हैं, और इनके जो कराची वाले हैं वो भागकर कोई मुल्क से बाहर चला गया, कोई कहाँ चला गया। जो बाहर हैं उनको हदायत कर रहे हैं कि जो वो लोग हैं वो वापस ना आए पाकिस्तान। तो ऑब्वियस बात है ना, इस वक्त जो है वो उनकी पार्टी मुश्किल में है और लोग छोड़े जा रहे हैं। आज भी PP 250 से वो गिलानी साहब हैं जो उनके टिकट होल्डर थे पंजाब के, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन कर दिया। तो ये जो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं ये जो है वो नविश्ता दीवार पढ़ रहे हैं, वो दीवार पर लिखा हुआ उनको नज़र आ रहा है कि ये पार्टी जो है अब तितर बितर होने जा रही है। जो साल 2017 में जिस तरीके से इस पार्टी में लोगों को शामिल किया गया था, अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहले इंजीनियरिंग हुई थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। यानी वो पार्टी में जो लोग आए थे वो लोग वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय इमरान खान साहब। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इस इमारत की जो मामार हैं, जिन्होंने ईंटें लगाई थी, अब वही ईंटें अपनी वापस निकाल रहे हैं? नहीं, उन्होंने खाली बता दिया है कि जी इस इमारत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये इस इमारत के लोगों ने जो है वो एंटी स्टेट हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो ट्रू पॉलिटिकल वर्कर है ना, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो सकता हूँ, लेकिन जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो एंटी स्टेट नहीं है। पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान की सियासी जमात के वर्कर हैं। जब आप एंटी स्टेट होंगे ना, तो फिर एंटी स्टेट जो हैं वो लोग ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को एंटी स्टेट बनाने की कोशिश की, उनकी तरबियत की, जो कि आज बयानात आ रहे हैं। वो जो जवान था ना जिसने कोरकमंडल की शर्ट पहनी हुई थी, जी की, हाँ की वर्दी पहनी हुई थी, उसने बता दिया ना कि बताया गया था कि जी हमें अगर गिरफ़्तार किया गया तो आपने ये करना है। तो ये एक बंदा नहीं है, ये मुतअद्दिद लोग ये बात कर रहे हैं। उसने इमरान खान साहब का नाम लिया कि इमरान खान साहब ने मीटिंग ली, उसने कहा मैं बाजोड़ का कैंप वहाँ पे चला रहा था और हमें बुला के मीटिंग की थी। मेहमद एजेंसी के लोग थे और वो वहाँ से उन्होंने जो है वो उन्होंने प्रॉपर उनको कम्युनिकेट किया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो आपने ये करना है। तो आज वो किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है कि जो मुसरत चीमा और जमशेद चीमा, और वो भी शायद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह रहे हैं। ये ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर किया है। अगर नहीं भी कर रहे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुझे खुद मालूम है कि तकरीबन 60 के करीब लोग हैं जो कि प्रोमिनेंट लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने जा रहे हैं, और उनको 60 को देखा देखी जो है ना वो मेरे ख्याल से 600 लोग और आ जाएंगे।
अच्छा हसन, ये आपने कहा कि आपके इल्म में है, आप एक चौधरी परवेज़ लाई का बार बार कह रहे हैं आजकल ट्विटर पे, क्या आपकी खबर है, ज़रा ये तो चौधरी बताएं। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के अलावा। हाँ, अगर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो किसी वजह से बैठे हुए हैं, और जिस दिन उनको पुल आउट करना चाहा तो वो पुल आउट हो जाएंगे। परवेज़ इलाही तो इतनी कमज़ोर विकेट पर हैं, एंटी करप्शन से लेकर जितनी वो करप्शंस की हैं उन्होंने पंजाब के अंदर, जो उनके मुकदमात हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में मोनस लाई हैं, देखिए जल्द या देर से उनको जो है वो पाकिस्तान तो आना है ना, पाकिस्तान से मुकम्मल तो नहीं भाग सकते। उनकी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट हो जाती है और फिर वो आपको पता है उनकी ऑक्शन हो जाती है। तो ये चीज़ें कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। कल डायलॉग तो उन्होंने बोला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। मेरी बात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी से, तो वो तो कह रहे थे जी कि हम तो दुआ करते हैं कि चौधरी साहब जल्द से जल्द ये फैसला करें ताकि हमारे ऊपर जो मुश्किलात आई हुई हैं वो मुश्किलात कम हों। यानी वो लोग जो कि पीटीआई में अभी उनका हनीमून पीरियड भी मुकम्मल नहीं हुआ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब प्रेसिडेंट बने थे, वो दुआएं मांग रहे हैं। और देखिए सियासतदान अकेला कुछ नहीं होता, वो अपने ग्रुप के लोगों को अपने धड़े के साथ ही उसकी हैसियत होती है। जब पूरा का पूरा धड़ा ही चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर ये जोर रख रहा है कि भाईजान खुदाफिज करें, इस पीटीआई को जान छुड़ाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ इलाही ज़्यादा देर टिकेंगे वहाँ पर। हाँ, मैक्सिमम अगर वो रुके भी तो वो कोई इशारा होगा, कोई कहा होगा कि जी आप रुकें थोड़ा अर्सा, जब हम मुनासिब वक्त होगा आपको बताएंगे आपने छोड़ देना है। तो ये तरीका है ये बात। अच्छा, इस पे हसन एक छोटी सी खबर मैं शेयर कर दूं, बल्कि आपकी खबर में ऐड कर दूं, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। ज़रा ये बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने रब्ता किया था इस्टेब्लिशमेंट से कि मैंने क्या करना है, तो उनको बिल्कुल हसन दुरुस्त कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि आप रुकें। हम आपको बताते हैं उनको क्यों कहा गया रुकें, क्योंकि इमरान खान साहब का तो मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। तो अगर इमरान खान साहब जेल जाएंगे या इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई होंगे तो पीटीआई तो भी मौजूद होगी। तो क्या बेहतर नहीं है कि पीटीआई का प्रेसिडेंट फौरी तौर पे पीटीआई को एक इस्टेब्लिशमेंट का आदमी टेक ओवर कर ले? तो वो चौधरी परवेज़ नहीं है, वो टेक ओवर कर लेंगे, ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिशमेंट की जमात वापस इस्टेब्लिशमेंट के पास आ जाएगी, कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के पास आ जाएगा। तो चौधरी परवेज़ इलाही को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी पीटीआई में ही रुकने का कहा गया है। हाँ, लेकिन अगर कल को हालात कुछ और बिगड़े, कुछ नई कंसिडरेशंस आई, तो हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही को स्विच भी करवा लिया जाए। जैसे कि चौधरी वजाहत हुसैन को तो अभी भेज दिया गया वापस काफ लीग में, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की जो रुकने की वजह है वो ख़ास वजह है और वो रोका गया है। चौधरी वजाहत साहब और जो हुसैन इलाही हैं, ये दो लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जो ताया या अपने जो है ना बड़े भाई को भी छोड़कर तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ चले गए थे। आप ये देखें कि वो उन्होंने उस वक्त हुसैन इलाही ने और चौधरी वजाहत हुसैन ने ये फ़ैसला किया और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को छोड़ दिया। तो आप ये देखें कि अगर वो वापस चले गए हैं तो वो ऐसे तो नहीं गए ना, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी से गए हैं। अब जब हुसैन इलाही हैं, जब मोनिस इलाही ने मुल्क छोड़ा तो हुसैन इलाही उनके साथ बैरून मुल्क गए हैं, और अब चौधरी वजाहत साहब ने कह दिया जी हुसैन भी मेरे साथ है। तो अब आपको यानी अगर आपको थोड़ी सी भी अकल हो तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज किधर खड़े हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का या गुज़िश्ता रोज़ बयान आया, या मोनिस इलाही साहब का जो बयान आया, बल्कि कल इमरान खान के ट्विटर स्पेस के ऊपर भी वो मौजूद थे। मैं भी सुनने के लिए गया 5 मिनट के लिए, तो वो 2 मिनट बात करके इमरान खान साहब के साथ ही डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वो इमरान खान साहब की भी जो आवाज़ है ना, वो एक हारे हुए खिलाड़ी हैं इस वक्त। इमरान खान साहब बड़े अंडर प्रेशर हैं। वो बातें तो बज़ाहिर लोगों को मोराल जो है वो बूस्ट करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड उनको भी मालूम है कि कल जो सहूलतकारी उनके लिए हो रही थी वो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि अब रिवर्स शुरू है। तो अब उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पार्टी जो है ना वो तितर बितर होने जा रही है। गो कि वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि जी पार्टी का वोट बैंक इंटैक्ट है, लोगों के आने या ना आने से, रहने या छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जिसको भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स इस किस्म की नहीं है। पंजाब जी जो पाकिस्तान की सियासत है ये बैटल ऑफ पंजाब है, और जो सेंट्रल पंजाब है, सेंट्रल पंजाब के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। जो जनूबी पंजाब है और वहाँ पर इलेक्टेबल्स बहुत मैटर करते हैं। ये पोटोहार हो गया या जो केपी के साथ टच कर रहा है, यहाँ पर शायद इतना मैटर नहीं करता। जहाँ पर भी किसी हद तक करता है, यानी अटक में अगर मेजर ताहिर सादिक साहब अगर छोड़ देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सीट निकालना मुमकिन नहीं है।
ठीक है। अभी मलिक अमीन असलम ऑलरेडी मलिक जा अमीन- चुके हैं, जो एक कैंडिडेट थे मलिक पीटीआई अमीन के। असलम की वो हैसियत नहीं है, मतलब कि नहीं, अगर लेकिन छोड़ पीटीआई के दिया- पास अगर कोई अल्टरनेट लेकिन- कैंडिडेट था तो वो भी जा चुका है। जी, लेकिन ही वॉज द ब्लू आइड ऑफ इमरान खान। हाँ। इमरान खान साहब ने अटक में थ्रू आउट अपने दौरे इक़्तिदार में मलिक अमीन असलम को तरजीह दी थी मेजर ताहिर सादिक साहब के ऊपर, पता आपको? तो मेजर साहब के ऊपर तरजीह दे के रखी मलिक अमीन असलम को, लेकिन उनमें टिकट नहीं दिया था, जिस पर मलिक अमीन असलम की वालदा ने खत भी लिखा था इमरान खान साहब को। नहीं, टिकट तो उन्होंने दिया था। वो उन्होंने जब सीट छोड़ी थी ना, तो सीट छोड़ने के बाद क्या नाम है, शफकत महमूद साहब के दामाद ने इलेक्शन लड़ा था ना, तो उसमें मेजर ताहिर सादिक ने मलिक सुहेल कमड़ियाल को सपोर्ट कर दिया था, उनका पूरे ग्रुप ने सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। और ऊपर से मेजर साहब खुद उम्रा करने चले गए थे, बहाना बनाकर वो निकल गए थे, तो फिर वो मलिक सुहेल कमड़ियाल साहब जीत गए थे और जो शफकत महमूद साहब हैं उनके दामाद बुरी तरीके से इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद इमरान खान साहब बड़े नाराज़ हो गए और फिर अमीन असलम साहब को जो है एडवाइजरी मिल गई, और इनका जो है ना वो SHO भी बात नहीं सुनता था मेजर ताहिर सादिक साहब की। अटक की ग्राउंड रियलिटी ये थी, लेकिन इस तरह वो भी छोड़ नहीं रहे, लेकिन आने वाला वक्त आएगा तो वो भी शायद मेजर ताहिर सादिक भी शायद जो है ना वो साथ ना रहे हैं। उनकी जो साहबजादी हैं ईमान, जो कि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रही हैं वहाँ से अटक से, वो भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कर देंगी, क्योंकि उनके अंकल लगती हैं ना चौधरी वजाहत भी, चौधरी वजाहत भी और हुसैन अलाई वगैरह भी, वो भी उनके मामू है आई बिलीव, तो वो कहाँ टिकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बहुत शुक्रिया हसन कुछ अंदर की खबरें दे रहे थे कि कौन कौन किस किस की वजह से, किस किस रिश्तेदारी की वजह से, किस किस पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन की वजह से अब पीटीआई को खैर बात कहेगा। पीटीआई अब बज़ाहिर एक ज़मीन बोस होती इमारत है। देखिए अब इस ज़मीन बोस होती इमारत पर ये जो हमारे पीछे खड़ी हुई इमारत है, इसमें बैठे बाज़ अशख़ास क्या अब भी इस घोड़े पर बैठ करना चाहेंगे, ये आपको आने वाले दिन बता देंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।